इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा, बड़ा में नहीं आएगा, लेकिन इसके आने के चांस देखो कितने ज्यादा है। मतलब 10 में से 6 पेपर में तुम एक्सपेक्ट करो ये, और कंट्रोल जोड़ दो तो 8 पेपर में आ गए। सो कंट्रोल और ये और प्लानिंग जोड़ दो तो करीबन 9 पेपर में रेलेवेंस बढ़ता है। अभी एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तुम ये चार्ट ड्रॉ करोगे। अब देखो कोऑर्डिनेशन को बीच में रखा है, इसका मतलब साफ है कि जो फंक्शन के कड़ियां हैं, ये जो चेन जैसा है ना, सो कोऑर्डिनेशन सबको जोड़ने का काम करता है। 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो बाकी सब फंक्शंस को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद तुम एग्जाम में ABCD में पॉइंट्स लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन कोऑर्डिनेशन एक कॉन्शियस और डेलिबरेट प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक होता नहीं है। एक मूवी जब बनता है तो एक स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, वो प्रोड्यूसर के पास जाता है, फिर डायरेक्टर और एक्टर्स को हायर होता है। एक मैंने बताया था मिर्जापुर 3 के शूटिंग के लिए दिन में 300 का स्टाफ लग रहा है। उसमें डायरेक्टर रहेगा, जो ड्रेस डिजाइनर हर रोज के रहेंगे, ड्रेस वो सब, ठीक है ना, बैकग्राउंड जो वैसा चाहिए उसके लिए भी लोग लगते हैं। सो कॉन्शियस और रैशनल दिमाग वाला प्रोसेस है of pulling together the different parts of an organization। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होगा? तुम्हारा सेल्स, प्रोडक्शन, परचेस, HR और फिनेंस। ये सारे पार्ट्स मिलकर काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, वरना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। रिसेंटली या पहले कुछ बैंक्स बंद हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा काम हुआ है गलती का सेल्स का। सेल्स ने ओवर उधारी दे दिया, उधारी मिल नहीं रहा था, फिनेंस वालों से चर्चा नहीं किया, पैसा आ नहीं रहा था, बिजनेस बंद हो गया। सो यदि जो डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ने इंडिपेंडेंट ज्यादा फैसला ले लिया और बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो बिजनेस बंद होने का चांस। एरोप्लेन ले लो, स्पाइस जेट में आजकल काफी प्रॉब्लम, जैसे मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है ना, पायलट्स अपना काम कर रहे हैं, बैक ऑफिस अपना काम कर रहा है, मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और मेंटेनेंस में इश्यू आया तो स्क्रू ढीला रहा तो प्लेन क्रैश हो सकता है। सो वहां पे अभी जैसे न्यूज फैल रहा है, तब जाकर आई थिंक वो लोग स्टेप्स ले रहे होंगे। इतना टाइम मेंटेनेंस के कितने सारे इश्यूज आ रहे थे प्लेन के, मिड फ्लाइट वापस लेकर आओ, लैंड कराओ, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा था। बीच में तो ऐसा न्यूज आया था, कौन से फ्लाइट मुझे पता नहीं, तुम्हारे ऊपर से पानी टपक रहा था, फिर भी उन्होंने प्लेन उड़ाया और लैंड दूसरी जगह पे करा है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ रहता तो सब लोग उड़ गए होते, ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है, ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब एक सीक्वेंस। मैं तुमको एक होटल का एग्जांपल देता हूँ। तुम लंच करने के लिए जाते हो, ठीक है, वेटर ऑर्डर लेगा, फिर कैश काउंटर में जाकर बताएगा, वो बिलिंग करेगा, वहां से किचन में जाएगा, शेफ को बताएगा, शेफ खाना तैयार करेगा, फिर वो लेकर आएगा और सर्व करेगा। ऑर्डरली अरेंजमेंट है, करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ग्रुप एफर्ट है। अच्छा, यदि एक पुराना आदमी टेबल में खाना खाकर गया तो एक हेल्पर भी होता है। वेटर और हेल्पर में फर्क ये है कि टेबल को साफ वेटर नॉर्मली नहीं करता, हेल्पर साफ करेगा टेबल को, फिर कोई आएगा, वेटर ऑर्डर लेगा। मतलब पहला काम हेल्पर का साफ करने का, वेटर ऑर्डर लेगा, फिर तीसरा काम कैशियर का, वो बिल बनाएगा। वेटर का काम है कैशियर के पास जाना, फिर शेफ के पास जाना, फिर खाना बनना, फिर कस्टमर को देना। ये सब ऑर्डरली और सीक्वेंशियल काम है, ठीक है। सो लेट अस सी द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन वन बाय वन। पहला, की फॉर अदर मैनेजरल फंक्शन। सिंपल सा हिसाब है, सेल्स वाले फोरकास्ट करेंगे कितना बेचना है। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स लिया है काफी सारे फंक्शंस में। होंडा को यदि 50 लाख गाड़ियां बेचना है, तो होंडा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना है तो परचेस भी तो करना पड़ेगा। सो परचेस किया तो लोग भी तो लगेंगे, और फाइनेंस वाले को पे भी तो करना पड़ेगा।
कस्टमर से, डीलर से पैसा भी तो लेना होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. इट इज द की फॉर अदर मैनेजरल फंक्शन. Imperative. Coordination is necessary and indispensable for all group efforts. तुम एक गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो. टायर्स अलग है, इंजन अलग है, ब्रेक अलग है, क्लच अलग है, स्टेयरिंग या हैंडल अलग है. यदि कोई भी कोऑर्डिनेशन, तुम देखो जब इसको जोड़ते हो, जब एक गाड़ी चलता है, तुमको स्पीडोमीटर में स्पीड पता चलता है, वो काम करता है. यदि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो बैटरी स्टार्ट करने के लिए आजकल किक लगभग कोई नहीं मारता, सब बैटरी से चालू करते हैं. टायर अपना काम चल रहा कर रहा है. कार रही तो चैसी अपना काम करता है. पेट्रोल टैंक का अपना काम है, वहां से फ्यूल इंजेक्टर्स. यदि किसी में भी जरा सा भी गलती हुआ तो गाड़ी बंद पड़ सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है. करेक्ट. सो इम्पेरेटिव है ना, सब के सब अपना काम और योगदान दे रहे हैं. Unity in diversity. Coordination is the basic mechanism for creating unity in diversity. एक कॉलेज ले लो. कॉलेज का फंक्शन दिखता बहुत सिंपल है कि टीचिंग, बट इफ यू अंडरस्टैंड हम लोग जो फील्ड में है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है. इट स्टार्ट्स विद इंक्वायरी या एडमिशन. एडमिशन प्रोसेस के बाद में लेक्चर्स, उनका टेस्ट, उनका चेकिंग, उसका पेपर सेटिंग, यूनिवर्सिटी से इनको टाइप करना पड़ता है, बात करना पड़ता है. उसके बाद एकेडमिक्स, सिलेबस, यूनिट टेस्ट और इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स है ना. तो बोलने का तात्पर्य है कि इतने सारे समूह सबको जोड़ के रखना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक होता ही नहीं है. तुमको सब डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना पड़ता है. तुम्हारा मे बी सेलफोन वर्क करता है, तुमको पता भी नहीं चलता अंदर के कामकाज. लेकिन कहीं पे भी पहले सेलफोन गिरता था, सबसे पहले प्रॉब्लम आता था स्क्रीन को. अभी आजकल कम आता है. तो जरा सा गिरा, कोई ना कोई एक पुर्जा गया तो पूरा सेलफोन रुक जाता था. अभी ये सब प्रॉब्लम्स कम हो गए, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो गए. तुम नॉर्मल एप्पल के जो है 13 ये जो भी है, उसको नॉर्मल सर्विस सेंटर में लेके जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं है. वो बोलेगा कि उसमें अंदर के जो लॉकिंग मैकेनिज्म डाले हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है कि वो डीलरशिप में ही हो. उसके कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे इन्होंने सेट किए, नॉर्मल वो सर्विस हो ही नहीं सकता रिसेंट के आईफोन. नेक्स्ट, टीम वर्क. विदाउट कोऑर्डिनेशन, members of a group will put in different directions and many work at cross purposes. ये जो भी बिजनेस के फेलियर्स हैं, ये ऐसे ही होता है. तुम एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप में सेल्स एग्जीक्यूटिव का अपना टारगेट रहता है. वो कंपनी चाहती है कि वो महीने में 10 कार बेचे, लेकिन उसने ठान लिया है मेरे को अपना पगार मिल रहा है 5 से 8 कार बेचूंगा हकाले में. वो अपने हिसाब से काम करता है. सर्विस सेंटर अपने हिसाब से काम करता है. कई बार तुमने नोट किया, तुमने कंपनी में फोन किया, आदमी आने में लेट हो गया, क्योंकि व्हाट हैपेंड वाज रिसेप्शनिस्ट ने जब इन्फॉर्म किया वो अपने काम में बिजी. सो एटलीस्ट नासिक में ये प्रॉब्लम बहुत है कि तुमको सर्विस टाइम में नहीं मिलता. प्रॉब्लम उनका इंटरनल प्रॉब्लम है. सब अपने मन मर्जी से काम करते हैं क्योंकि उनको पता है गारंटेड पगार आ रहा है. सो दे डोंट केयर. लास्ट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से वाईफाई का ले लो, वाईफाई कनेक्शन के बाद प्रॉब्लम आया ना. यू ले लो, एयरटेल ले लो. यू का जो पिछले अपने क्लासरूम में था, जब मैं इधर आया तो उन्होंने बोला कि आप घर पे भी लो. मैंने बोला आप घर पे तो फुकट में देगा तो भी मैं नहीं लूंगा, बिकॉज तुम जो कस्टमर, तुम सोचते हो अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी, कस्टमर को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं. तुमको पैसा मिल रहा है ना. सो घर पे इवन यू है बट आई ब्रॉट एयरटेल. जस्ट सर्विस की कमी, दे डोंट केयर, सो वी डोंट केयर. और मैंने बोला जिस दिन रिलायंस आ गया ना, जियो बिल्डिंग या आजू बाजू, तुम भी उड़ जाओगे. जियो के सामने तुम क्या टिकोगे. ठीक है ना. सो जो लोग कोऑर्डिनेट ऐसे करते हैं लास्ट में बंद हो जाते हैं, नहीं टिक पाते. अच्छा, सेव्स कॉस्ट. ना मैंने होटल का एक एग्जांपल लिया. देखो, टेबल साफ करना कौन करता है, हेल्पर. क्लियर, वेटर कुछ नहीं करेगा. कस्टमर आएगा, वेटर बात करेगा. कैशियर अपना बिल बनाएगा. शेफ खाना बनाएगा, वेटर प्रोवाइड करेगा. सबके अपने अपने प्रॉपर काम अलॉटेड है. का डुप्लीकेशन हो रहा है, कहीं नहीं. सो कॉस्ट बचता है. यदि एक ही टेबल के लिए दो हेल्पर रहे देन प्रॉब्लम आता है, कॉस्ट बढ़ता है ना. सो इन लोग ने इस प्रकार से ये लोग सेट कर देते हैं कि टेबल
मे बी एक 30 टेबल के लिए 8 वेटर्स, सो डिवाइड बाय मे बी 6 वेटर पकड़ लो, 1 2 3 4 5 फर्स्ट को, मतलब डुप्लीकेशन नहीं होता तो कॉस्ट सेव होता है। और कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली, इसलिए गाड़ी का सर्विसिंग जब तुम कराते हो वो सब चेक करते हैं, टायर प्रेशर से लेकर बैटरी का परफॉर्मेंस लेकर ब्रेक से लेकर इंजन ऑयल और क्लच ऑयल। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में, मैंने मेरे लाइफ में आज तक गाड़ी सर्विसिंग बाहर में दी नहीं है अदर देन प्रॉपर डीलरशिप। ठीक है, और ऋषभ होंडा तो मेरा स्टूडेंट है, आज तक मैंने नहीं दी, और आज तक मेरा गाड़ी बीच में कभी बंद नहीं हुआ है। एक आध बार बंद होके रिस्टार्ट, बैटरी में कुछ कचरा या पेट्रोल में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन, गाड़ी अपनी जगह पे परफेक्ट काम कर रही है। डीलरशिप में भी होता है बदमाशी, बट इफ आई टेल देम इन एडवांस की स्टूडेंट है तो वो प्रॉब्लम, डीलरशिप में भी करते होंगे, लेकिन मुझे कभी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, सब अपना, और मैं टाइमली कराता हूँ जो 2-2.5 हजार में करना पड़ता है। सो गाड़ी अपनी जगह प्रॉपर काम करती है, सेव कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट। नाउ यदि तुम्हारा सेल्स प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, तो तुम परचेस को इल्जाम नहीं लगा सकते। वो इल्जाम किस पे लगेगा? अभी स्पाइस जेट ले लो, लाइन ऑफ फायर में कौन है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। पायलट्स नहीं है, एयर होस्टेस नहीं है, बैक स्टाफ नहीं है, उनका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को पता नहीं है, दे आर प्लेइंग विद लाइफ्स। यदि कुछ भी कर, तुमने एरोप्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशंस कभी देखा है? मैंने तो बहुत सारे देखे। एक पंख के ऊपर बर्फ जम जाए तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, वेट बढ़ जाता है ना प्लेन का। ऐसे हुए हैं, क्रॉसविंड रहा, अभी एक जगह 10 प्लेन ने ट्राई किया, लैंड ही नहीं हो पाए, क्रॉसविंड हुआ। तो तुम आइडेंटिफाई करते हो। इनफैक्ट ऐसे भी हुआ है कि पायलट एरर। कौन सा एयरपोर्ट है? मैंगलोर। मैंगलोर के एयरपोर्ट छोटा है, पट्टा जो है, तो तुमको एरोप्लेन ने बीच में जो, कैसे होता है जब तुम लैंड करते हो तो एक हद के रुकता है, बराबर है, तो उसने थोड़ा सा आगे लैंड किया जिसकी वजह से वो सीधा पहाड़ी में, जब खत्म होता है उससे आगे निकल कर आगे पहाड़ी था सीधा नीचे। इट वॉज अ पायलट एरर, ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बोलते हैं ना, तुमको कंफ्लिक्ट कम करना है तो तुमने क्लियर कट फंक्शंस एलोकेट कर दिए तो झगड़े नहीं हो। जहां मिक्स आता है ना तो वहां झगड़े हो। इंटीग्रेटिंग गोल्स, हाँ ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि कंपनी में सबके अपने अपने गोल्स रहते हैं। परचेज वाला क्या बोलता है? हमको कीमत ज्यादा, कस्टमर सस्ते में चाहता, एम्प्लॉय पगार ज्यादा चाहता। तो हाउ डू यू मैनेज सम सच थिंग्स? पगार ज्यादा चाहिए तो कीमत बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट कम कैसे करें जब सप्लायर ज्यादा मांग रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस बोल रहा है? तो कई बार बोलते हैं ना, तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सबसे बातचीत करके। तो इसलिए बिग कंपनीज, ताज होटल है ना, जो जिससे वो खरीदते हैं, नॉर्मली उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फॉर एवरी, ताज में भी फ्लावर्स के लिए वो लोग खुद ताज के एम्प्लॉय नहीं, आउटसोर्स कर देते का। सो वंस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ये जवाबदारी तेरा, और एक तय रकम कर दिया, सो बराबर ताज होटल अपने अपने जगह काम करता है। तुम देखो, वेजिटेबल्स आ जाता है बेस्ट क्वालिटी का, फ्रूट्स, कीमत भी ये लोग देते हैं। तुम एक कॉफी या चाय लेने जाओगे ताज में, तुमको 400-500 से कम नहीं मिलना है। कॉफी विल कॉस्ट यू 800-900 रुपीज। तुम स्टारबक्स में जाओ, 1200-1500 के हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉफीज है। बट ये दीज आर सोर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये लोग क्लीनिंग में भी उतना केयर लेते हैं, बट कीमत भी लेते हैं, करेक्ट। और वक्त के साथ साथ ग्रोथ इन साइज, बोलते हैं ना, जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है ना, बहुत फटाफट बिजनेस ग्रो होता है। इनफैक्ट तुम एप्पल के ग्रोथ में या सोनी के ग्रोथ में दो जन का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन का हाथ रहा है। सोनी में इबुका करके एक इंजीनियर था और एक्यू मोरिटा मार्केटिंग इंजीनियर। एप्पल में वॉजनिएक वाज अ मास्टर इंजीनियर और स्टीव जॉब्स वाज अ मास्टर इन मार्केटिंग। बराबर कोऑर्डिनेशन में लोग आ गए, बाद में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए वो अलग बात है। बट तुम बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज देखोगे ना, उनके लोगो और टेक्निकल, टेक्नोलॉजी और इंसान का यदि कोऑर्डिनेशन रहा
तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल। इसलिए कुछ कंपनीज लाइक जैसे आइकिया ले लो, जो वर्ल्ड का, स्वीडन का सबसे वर्ल्ड का बड़ा फर्नीचर का कंपनी है, वो लोग बहुत स्लो, एक साल में एक खोलेंगे, बट एक बिजनेस खोलेंगे इट इज इक्वल टू 8 फुटबॉल फील्ड्स, 1000 लोग काम करेंगे। सो इंडिया में आके उनको कितने साल हो गए, अभी तक उन्होंने पहला हैदराबाद में डाला, नवी मुंबई, बैंगलोर और पुणे, 4 सबवे धड़ाधड़ अभी खोल रहा है। बोलने का तात्पर्य है कुछ लोग का इतना जायंट बिजनेस रहता है कि कोऑर्डिनेशन करके भी स्लो मूवमेंट, और कुछ लोग का निम्बल रहता है ना, फटाफट टेक्नोलॉजी से। आजकल अ, जो मिठाई के दुकान या होटल, ये लोग सब टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सामने जाने की जरूरत नहीं, कैमरास और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से बिलिंग होगा। तो टेक्नोलॉजी की वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल दो, एक एसएपी सॉफ्टवेयर सुना है, जर्मन सॉफ्टवेयर है, 100 करोड़ के ऊपर का खर्चा आएगा, तुमको फुल फ्लेजेड चाहिए। तो पहले क्या होता था, गुड्स आएगा तो पहले रिकॉर्डिंग कौन करेगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट, वहां से जाएगा स्टोर्स, वहां से जाएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कम हुआ तो परचेज, फिर अकाउंट्स पे करेगा। अभी एक जगह पे आया, उसका एंट्री किया तो सब जगह रिकॉर्डिंग आ जाता है, तुमको 5 जगह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर इतना कॉस्टली और उतना भी कॉम्प्लिकेटेड, करेक्ट। सो ग्रोथ इन साइज बिजनेस होता है, specialization leads to narrow outlook, coordination among the activities of specialist is very difficult। तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि एक ही आदमी सब कुछ करे, ठीक है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, हमारा भी अनुभव है। इफ आई टीच एवरीथिंग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बट इफ शेयरिंग हो जाता है मैनेजमेंट का, इफ आई डोंट हैव टू वरी बाहर, तो मेरा लोड कम हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन वन कंपनी कैनॉट डू, इट रिक्वायर्स अंदर के पार्ट्स, उसमें लोग चाहिए तब काम ठीक से हो। ensures integrity. Coordination ensures integration and harmony in the flow of information, authority or resources. मैंने कल बताया था ना तुमको, एप्पल का इवेंट क्या है, उन्होंने क्या बोला, कम फॉर द स्पेशल इवेंट, कब, आई थिंक 7 सितंबर रात को 10:30। नाउ अभी आई थिंक मेनलो पार्क में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एप्पल, तो वो लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे वहां पे, कट टू कट टाइम के हिसाब से लोग कोऑर्डिनेट्स करते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटर है और जो बैकग्राउंड में स्क्रीन में जो आएगा, डायरेक्टली थोड़ी वो दिन आएगा, उसके कुछ दिन पहले से ही वहां पे प्ले होना शुरू हो जाता है। जब वो लोग परफेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, और फिर तुम जब देखते हो कि सब बराबर चल रहा है, इसमें कितने सारे लोग का योगदान होगा, ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य है, वो अभी से ही वहां पे प्रैक्टिस शुरू हो गया होगा, कौन से लोग का क्या जवाबदारी है, सबका जवाबदारी अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से आई होप अंडरस्टैंड इट्स एन इंटीग्रेशन और हार्मनी ऑफ द वर्क और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन के बिना हो ही नहीं सकता। और ये मेन प्रॉब्लम आता है प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का, दे विल ऑलवेज हैव सम और द अदर इश्यूज विद ईच अदर। और ऐसा भी होता है कि मेंटेनेंस वाले फिर बोलते हैं मशीन मेंटेन करेंगे नहीं, प्रोडक्शन कैसे होगा फिर, ये फिर इनको बोलते हैं ना साथ में बुलाकर काम करवा के लेना पड़ता है, नहीं तो फिर मशीन खराब तो क्वालिटी। और आजकल मेरे टाइम में प्लस माइनस जीरो डिफेक्ट में 0.05 चलता था, अभी नहीं चलता, अभी कस्टमर नहीं स्वीकारेंगे। 0.05 में तुम्हारे पास वो आ गया तो गाड़ी खराब, कस्टमर थोड़ी स्वीकार है। नाउ जीरो डिफेक्ट, एक भी डिफेक्ट नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, इसको लर्न करने के लिए एक स्टोरी मैंने बनाया, जादूगर। आई थिंक ये स्टोरी तुमको 11 पॉइंट्स है, 11 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएगा वंस आई फिनिश द स्टोरी, ठीक है। एक जादूगर का, कोई भी जादूगर ले लो, उसके पास एक चाबी रहेगा, की, छोटा सा डब्बा होगा या बॉक्स होगा, किसी को सुलाएगा और कट करेगा। सो एक जादूगर के पास चाबी रहती है जादू के फंक्शन में सक्सेस के लिए। अब डू यू एग्री, कोई भी जादूगर अपने जेब से प्लेइंग कार्ड्स निकालता है, मेजोरिटी जादूगर वैसा करते हैं। तो सबसे पहले जादूगर के लिए क्या इंपेरेटिव है, प्लेइंग कार्ड्स होना, ठीक है। और वो प्लेइंग कार्ड्स एक साथ बोलते ना रखता है सीक्वेंस के लिए। इफ यू चेकआउट, पहले पॉइंट क्या है, जादूगर का की है, की और अदर फंक्शंस बोल सकते हो, कि उसके पास
नेसेसरी हो या इंपॉर्टेंट हो, इंपेरेटिव मतलब नेसेसरी हो प्लेइंग कार्ड्स, और सबको साथ में ऐसे हाथ में रखता है ना। अब उसको हेल्प करने के लिए टीम वर्क में 4 असिस्टेंट्स, उसके टीम में 4 लोग हैं। अब क्या होता है, इफ यू हायर अ हॉल, कालिदास कला मंदिर या परशुराम, दे विल चार्ज यू इन थाउजेंड्स, और गायकवाड़ सभागृह आई थिंक 5 to 10,000 रुपीज लगता है। सो वो सोचते हैं कि कॉस्ट कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट, हम मैदान में रखते हैं। अब ये लोग शो शुरू करना चाहते हैं, कहाँ रख रहे हैं, सेव कॉस्ट करने के लिए मैदान में। अब मैदान में ऐसा सोचो, लोगों को फ्री मिल रहा है, तो आगे जाने के लिए कंफ्लिक्ट, जो जो व्यूअर्स है ना, वो झगड़ा करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये क्या करता है फिर, एक जादूगर एक को बुलाता है क्राउड में से, और तुमने देखा होगा पत्ता एक निकालने को बोलता है। सो वो बोलता है एक कार्ड निकाल, तेरे को एक गोल दे रहा हूं, एक कार्ड निकाल, और फिर कहीं पे भी जो मेरे पास ताश की गड्डी है उसमें इंटीग्रेट कर दे। हुआ इंटीग्रेटिंग गोल्स। पॉइंट नंबर 1 क्या था, एक जादूगर के पास चाबी, चाबी ऐसा सोचो, चाबी एक ऐसे बॉक्स की रहती है जिसमें इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव है प्लेइंग कार्ड्स होना, ठीक है। और वो निकालता है और ऐसे स्ट्रेच करता है, यूनिटी सबको साथ में रखता है एक हाथ में, राइट। ये लोग एक्सपर्ट्स रहते हैं इसमें। उसके टीम में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि मैदान में रखते हैं तो कॉस्ट सस्ता पड़ेगा, सेव्स कॉस्ट। अब मैदान में पब्लिक में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तब तक ये एक को जो भी है ना क्राउड में से एक को बुलाता है, बोलता है तू, तेरे को गोल दे रहा हूं, एक कार्ड निकाल और इंटीग्रेट कर दे इसमें। वो कार्ड निकालता है। अब जैसे कार्ड निकलता है, जादूगर अपने हाथों से कार्ड ऐसे जो बड़ा होते जाता है, बहुत सारे जादू ऐसे बड़े बड़े होते जाते हैं ना कार्ड्स, ऐसे भी स्प्रेड भी होते जाते हैं। तो कार्ड बड़ा होते जाता है और एक कार्ड निकल के फेंका जाता है पब्लिक की तरफ, स्पेशलाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड कार्ड फेंका जाता है। और जैसे ही जो पब्लिक में से एक आदमी आया, बोलता है यही कार्ड है जो मैंने चुना था, तो पब्लिक इंटीग्रिटी के साथ, मतलब साथ में सब लोग ताली बजाना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो पब्लिक में झगड़े हो रहे थे वो नहीं होता, और फिर जो जादू का शो शांति से स्मूथ फंक्शनिंग में हो जाता है। एक और बात, एक जादूगर के पास एक चाबी रहती है एक डब्बे में, जिसमें इंपेरेटिव इंपॉर्टेंट है कार्ड होना, कार्ड का डेक बोलते हैं, आई थिंक 52 का रहता है। और फिर वो निकालता है अपने हाथ में, यूनिटी साथ में रख देता है। फिर उसके टीम में कितने लोग रहते हैं, 4। कॉस्ट सेव करने के लिए कहाँ पे रखते हैं लोग, ग्राउंड में रखते हैं, मैदान में। मैदान में जैसे रखते हैं कॉस्ट सेव करने के लिए, ठीक है, टू सेव द कॉस्ट, ये लोग इसलिए रखते हैं कि कॉस्ट सेव होगा। लेकिन मैदान में पब्लिक में कंफ्लिक्ट शुरू होता है, तब तक वो एक को बुलाता है कि एक गोल सेलेक्ट कर और इंटीग्रेट कर दे कार्ड। फिर उसको बोलता है जिस बाजू में रुक और देख। फिर उसके हाथ में कार्ड क्या होता है, ग्रो होते जाता है, और एक कार्ड ऑटोमेटिक फेंका जाता है पब्लिक में। वो फिर बोलता है ये तो मेरा ही कार्ड था जो मैंने चूज किया था। पब्लिक इंटीग्रिटी से ताली बजाती है और फिर स्मूथ फंक्शनिंग से होने देती है, कंफ्लिक्ट नहीं करती। तो ये 11 पॉइंट्स एक बार लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है।